सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई साहब, मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं हूँ बिहार बोर्ड के 10th क्लास में। और मेरा है 2027 में 10th का एग्ज़ाम। और मैंने अभी तक भी किसी भी सब्जेक्ट का फेयर नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर टारगेट बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गाइड। और इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका पूरा मॉडल पेपर है ये। तो मैं इसको याद करने वाला हूँ, देखता हूँ मैं 5 घंटे पढ़ पाता हूँ या नहीं। तो देखते हैं क्या मैं 95 या 90% ला पाता हूँ बिहार बोर्ड में, या नहीं आता है मेरे से। मैं अभी शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ाई किया है। अभी आने वाला है भाई, अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर आने वाला है, बस 4-5 महीने बाकी है। और मैं क्या 90% ला पाऊँगा या नहीं ला पाऊँगा। तो मैं आज से पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं करूँगा 5 घंटे पढ़ाई। तो देखते हैं क्या मैं कर पाता हूँ कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास में ये वाइटनर और एक ये टारगेट बोर्ड का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। और मेरे पास में यहाँ पर हिस्ट्री एंड गोधुली, ये हिस्ट्री का बुक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये है गोधुली, ऐसे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो मेरा फ्रंट कैमरा सही इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो मैं अब चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो ये देखो, और भाई का ही तो लग रहा है भाई, मस्त एकदम भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आज का स्टडी शुरू करते हैं। तो भाई मैं शुरू से पढ़ने वाला हूँ, शुरू से बिल्कुल भाई, शुरू से। मैंने तो यहाँ पर लगा लिया है, कुछ टिक लगा लिया मैंने, देख सकते हो। और चलते हैं, पढ़ाई करते हैं भाई। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको फास्ट कर दूंगा क्योंकि इतना आप सुनोगे नहीं, इसीलिए मैं इसको वीडियो को फास्ट करके एडिट करके फिर अपलोड कर दूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अर्थक संघर्ष किया था? अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, इनमें सभी। तो भाई अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार कैमरा एंगल को सही कर लेता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। कैमरा एंगल सही किया मैंने, अब तो अच्छा दिख रहा है ना। तो भाइयों, कैसे हो? और आप कौन सा क्लास में, ये कमेंट करके बता देना। आप पढ़ाई करते हो या कमाई करते हो? और कैसा आज का मेरा रहेगा ये देखते हैं। द अनटचेबल्स किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर की। द अनटचेबल्स किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को। और ये बता दो आप लोग, आपका कितना टारगेट है बिहार बोर्ड में लाने का? और आप अभी कितना घंटे पढ़ाई करते हो? क्या आप भी शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो या आप भी अभी 8-10 घंटे पढ़ाई करते हो? कमेंट करके बता देना। तो मैं अब बिना बोले पढ़ाई शुरू करता हूँ। अब मैं सीधा मिलूँगा आपसे 5 घंटे बाद। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुदरास किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित होने के कारण, नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज केवल ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा। जाति प्रथा। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुदरास, इनमें सभी। तो भाई मैं लूँगा एक लाइट और फिर लगाऊंगा, फिर अच्छे से आप लोगों को मिलेगा वीडियो क्वालिटी। एंड वीडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन लाइट की कमी है।
भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? इन द कास्टस इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्रास, इनमें सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों माना जाता है? कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। भाई मैं थोड़ा देख रहा हूँ कैसे करूँ, कैसे करे भाई कैमरा एंगल, बस देखते रहो। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। तो भाई ये चश्मा पहन लो आप, चश्मा पहन लो भाई। जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? ललाई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? भीमा बाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की थी? 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। भीमराव अम्बेडकर। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? जाति प्रथा। आवाज की कमी नहीं होनी चाहिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। जाति प्रथा भारत में गरीबी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या होता है? यही होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दिल्ली में 1933। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1892। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर। अभी तक मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, टेंशन डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत। नहीं भाई,
बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर का अवार्ड में हिंदी में कितने खंडों में है? 21 खंडों में। 38 सही है भाई। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। 39 का ए, श्रम विभाजन। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम? चार्ल्स। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? जाति प्रथा। किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क किए? दरभंगा नरेश। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक। सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त है भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, जेनिज्म एंड डेवलपमेंट, बुद्धा एंड हिज धम्मा। श्रम विभाजन जाति प्रथा शिक्षक इनके द्वारा हिंदी में रूपांतर किया गया है। ललाई सिंह यादव। आधुनिक मन्नू कहाँ गया है? अम्बेडकर को। विडम्बना का अर्थ है उपहास। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। एक चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है अभी। अब बढ़ते हैं 20 के दांत में। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहा जाता है? बच्चों को। 20 के दांत शीर्षक पाठ के गिरधर लाल कहाँ रहता है? अहाटे के एक कोने में आउट हाउस में। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोंपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले। रसक शब्द का अर्थ है इसयार। मदन पड़ोसियों के आवारागर्दे छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। शहनशाह के पास किस रंग की मोटर कार है? काला। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं में हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा के। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए? मनोवैज्ञानिकता का। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है? मध्यम वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला का। खोखा भाई बांग्ला का शब्द, हाँ बांग्ला का भाषा है।
और बिहार के, आपको पता है। सेन साहब कितनी लड़कियां थी? 5। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पांचों का नाम आप कमेंट में बताओ। सुपर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही गई है? सेन साहब की। नलिनी मिलचंद शर्मा का मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता। विश्व के दत्त शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? नलिनी मिलचंद शर्मा। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, बिजनेस या इंजीनियर? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? आप कमेंट में बता जाना। 2। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। मदन गिरधर लाल का पुत्र था। गिरधर लाल मदन का पिता। विष के दांत पाठ की विधा है कहानी। सेन साहब की कार की कीमत। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? बताओ। 5 सेकंड में रुकता हूँ। 1, 2, 7,500। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया थी। नलिनी मिलचंद शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिनी मिलचंद शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किससे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मेहनत अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? विष के दांत। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों की उनकी बेटी किसकी बहनें थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी? खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब की है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार थे। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। सेन साहब मोटर कार थी? स्टीमर ईड। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। और खतरा था तो खोखा से, यानी सेन साहब के बेटा से। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्यम वर्ग का। नलिनी बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, नवीनता से। भाई साहब बस यार, क्वालिटी आ जाता मुझे।
अब आ चुके हैं भाई हम तीसरे चैप्टर में, भारत से हम क्या सीखे। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन। टेनिसन किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी। टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भारत भूमि है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन में। मैक्स मुलर की वेदांतियों की वेदांती किसने कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर, स्वामी विवेकानंद। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मुलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैक्स मुलर को। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? मैक्स मुलर को। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? जर्मन में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत का। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत का। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा, संस्कृत भाषा और साहित्य। भाई अभी मैंने नहीं लगाया था इसीलिए मैंने वाइटनर खोला और यहाँ पे ले भाई लगा दिया। फिर भाई जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से। ट्वेल्व सही नहीं है, पुरातत्व से है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का पर घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? तो भाई ये है वाराणसी में। 172 दारिस सोने का घड़ा सिक्का कहाँ मिला था? वाराणसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। नालंदा से कौन कौन है भाई? कमेंट करके जरूर से बताना। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। नृवंश विधा का संबंध किससे है? किससे है? नृवंश विधा का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मनोविज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। वनस्पति विज्ञान से नहीं भाई, मनोविज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। शाहनामा का रचनाकाल कौन है? 10वीं-11वीं सदी। मुंडा किस देश की जाति है? भारत। मुंडा किस देश की जाति है? भारत। मुंडा क्या होता है भाई? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर से बताइए। मुंडा किस देश की जाति है? भारत।
संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस। संस्कृत का अग्नि शब्द संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस भाषा में मिलता है? इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अंग्रेजों अधिकारी के लिए कैसे होगा भाई? भारत के लिए होना चाहिए था। हक्सर क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हक्सर क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। क्या मेरा फ्रंट कैमरा जूम होगा? नहीं होगा भाई। आईफोन लेना पड़ेगा लाडले। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांत किसे कहा था? मैक्स मुलर को। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोलते हैं वेदांतियों का वेदांत किससे कहा था? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन का अपने कौन से साल में किया था? तो 18 साल। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? 28 का है भाई जरथुस्त्र। पारसियों का धर्म का क्या नाम है? जरथुस्त्र। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। कौन हो सकते हैं कुमारगुप्त? कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। प्राचीनतम भाषा कौन है भाई? तो संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 में। मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। 39 नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग। 39 नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? भाषण। भाई भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? तो भाषण है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का ग्रहण कहाँ हो सकता है? दर्शन। ग्रामीण भारत में। प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान। वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। तो भाई मेरे हिसाब से तो सैनिक होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं।
बिल्कुल गलत है भाई, दार्शनिक है। भाई साहब कभी मेरा भी सही होगा। हिपोपदेश हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? माइस। भाई माइस चूहे को कहा जाता है। प्राचीन इसमें भाई पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को कहते हैं माइस। मैक्स मुलर ने सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस भाषा को माना है? भारत को। मैक्स मुलर ने सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को। भाई तो क्या होगा? ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? जानने योग्य। ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो जानने योग्य। ज्ञातव्य का अर्थ है जानने योग्य। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? लैटिन भाषा में मैक्स मुलर बचपन में ही निपुण हो गया और उसमें कविता भी लिखने लगे भाई। भारत को कैसे स्वपन दर्शनियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स। भारत को कैसे स्वपन दर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए भाई, नॉन डिस्टर्बिंग कीप स्टडी 5 hours. Let's do it. I can do it this, but I not believe in myself. Self-respect is the important in your life. I don't care about thing what is that me. कहाँ थे भाई? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्व ज्ञान को। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता को से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? सर विलियम जोन्स ने। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? सर विलियम जोन्स ने। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है वर्तमान उपस्थित। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है वर्तमान उपस्थित। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यह कथन मैक्स मुलर का। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है मैक्स मुलर का। अब आ चुके हैं भाई, नाखून क्यों बढ़ते हैं 4 चैप्टर में। प्राणी शास्त्रीय क्या भाई? प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मानव अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार की कुछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मानव का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार के कुछ झड़ गए। किस पाठ की पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हमारे इसलिए बढ़ते हैं, आगे बताएंगे।
निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? कालिदास ने ऐसा क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। कालिदास ने ऐसा क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ए और बी दोनों। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका प्रमाण है? पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून की बढ़ते शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध। नाखून की बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखूनों को। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखूनों को। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? पार्श्विक वृत्ति का। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? पार्श्विक वृत्ति का। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। प्रतन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। प्रतन मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव। तो दोस्तों मेरे भाइयों बहनों, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? कामसूत्र से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? लखनऊ विवेक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की थी? लखनऊ विवेक से। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से। अलकतक का अर्थ है आलता। अलकतक का अर्थ है आलता। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल और वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से। आलतक का अर्थ है आलता। द्विवेदी जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिलता है? आलोक पर्व से। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था नाखून। प्राचीन मानव का हथियार कौन था? तो नाखून था। नाखूनों का बढ़ना किसका परिमाण है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। नाखूनों का बढ़ना किसका परिमाण है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने। सब पुराने खराब नहीं होते, सब नए अच्छे नहीं होते, ये कालिदास ने कहा था। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा नहीं कर रहा है? एटम बम पर। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा नहीं कर रहा है? किस पर भरोसा कर रहा है? किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। आज के जो मानव है वो सिर्फ एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है?
तो देखते हैं अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा। वान भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। वान भट्ट की आत्मकथा। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को। निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। द्विवेदी जी ने आचार्य अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है भाई। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? वान भट्ट की आत्मकथा। द्विवेदी जी के निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। 25 वात्स्यायन की। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। सिक्तक का अर्थ होता है मोम। सिक्तक का अर्थ होता है मोम। महाभारत क्या है? पुराण। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून की बढ़ते। हजारी प्रसाद द्वारा लिखे गए रचित पाठ नाखून की बढ़ते। ललित निबंध है। नाखून की बढ़ते हैं। निबंध ललित निबंध है। नाखून की बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक का पंक्ति? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? छोटे छोटे। प्राचीन काल में लोग छोटे छोटे नाखून रखते थे दक्षिण भारत में। दधीची का हड्डी से क्या बनना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। दधीची के हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अभी मृत्यु भी आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद का जन्म हुआ था 1907 में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जा सकता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब महाभूषण की उपाधि मिली थी? उपाधि से सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब महाभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1957 ईस्वी में। मतलब भाई 50 साल के बाद उन्होंने अपने जीवन की उपाधि प्राप्त कर ली। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? पार्श्वी वृत्ति के। 43 मिनट्स हो चुके हैं अभी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? पार्श्वी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और जन्म 1907 ईस्वी में क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु हो गया था 1979 ईस्वी में दिल्ली में। जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश। शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियाँ को। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? छोटी लड़की ने पूछा था द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे नाखून थे। ये कैसे? पुराने का मोह
समय पुराने का मौसम समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून की बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? प्रतीक। प्रकृति। कौन मनुष्य को जिलाया जा रहा है? नाखून को जिलाया जा रहा है? प्रकृति। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? उपन्यास। असुरों के पास नहीं थी लोहे के अस्त्र। असुरों के पास नहीं थे लोहे के अस्त्र, उनके पास तो नाखून है, नाखून से काम चला रहे हैं। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के सुख दुख के सहानुभूति के साथ देखना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना। नकदर मनुष्य कब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? एटम बम। नकदर मनुष्य कब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? एटम बम। भाई साहब एक बार में काम खत्म। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वो किसकी है? मनुष्यता की। किसकी निशानी है? तो मनुष्यता की निशानी है नाखून काटने की विधि। सहजात प्रीति का अर्थ है जन्म के साथ पैदा होने वाली प्रवृत्ति का स्वभाव। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? मानववादी दृष्टिकोण। अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला। अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं 5वें चैप्टर में जिसका नाम है नागरी लिपि। तो अभी मैंने 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है और 5वें चैप्टर में मैं आ चुका हूँ और फिर मैं देखता हूँ मैं कितना कर पाता हूँ। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ की लिखावट को। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? राम सीता की। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति है? तो राम सीता की। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है? रामसी। आकृति है राम सीता की और शब्द है रामसीय। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। टकसाल शब्द का अर्थ है जहाँ सिक्के ढलते हैं। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? बादशाह ने। बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। काशी क्या है? देवनागरी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जैनों का। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का। धारा नागरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नागरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? परमार शासक भोज। मराठी नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भी देवनागरी।
गुणाकार मूल्य के मिडिल स्तर पर पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर पर पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अनंत अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? मराठी भाषा से। अनंत का अक्षर किस भाषा से है? तो मराठी भाषा से। जी हाँ मेरे दोस्तों, जी जी। 50 मिनट्स कंप्लीट, क्लैपिंग फॉर मी। कहाँ थी? बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है बहन। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलास्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? नागर लिपि में। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? विजयनगर के राजा का। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? विजयनगर के राजाओं का। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। ये देखो भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर टारगेट हो। जी हाँ। तो भाइयों, मेरा मन नहीं कर रहा है अब पढ़ने का, तो क्यों नहीं मैं अभी और पढ़ूं। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागर लिपि में। पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को हिंदी नागरी के नाम दिया गया था? विजयनगर के राजाओं के। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है गुणाकार मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा कहा जाती है? संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी। मालवा के नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? अल-बेरूनी ने। मालवा के नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? अल-बेरूनी ने। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज की ग्वालियर कृति किस भाषा में है? संस्कृत। वेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। एशिया की चौहद्दी 15वीं सदी की विजयनगर शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? नंदी नागरी। एशिया के चौहद्दी 15वीं सदी की विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? नंदी नागरी। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कहाँ गया भाई? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? नंदी नागरी लिपि में। नंदी नागरी लिपि में है। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं 11वीं सदी में। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं और 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। गुणाकार मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे?
धारा नगरी के परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। तो भाई थोड़ा सा पानी पीने चला जाए। तो चलो भाई लोग, थोड़ा चश्मा तो लगा लिया चाय भाइयों। चलिए दोस्तों, थोड़ा पानी पी कर आया जाए। बता दिया है